आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन और लोकप्रिय कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलक सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक बात से आप मेरे से अग्री करेंगे, जब हम भारतीय होने का गर्व करते हैं तो एक गूज़बम्स आते हैं। भारतीय होने का गर्व हम क्यों ना करें? क्योंकि भारत एक तरह से गिवर है, टेकर बहुत कम है। अब गिवर की हम बात करें तो हमने फिटनेस एंड वेलनेस का मंत्रा दिया है पूरी दुनिया को योगा के नाम पे। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती हुई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और इसके साथ साथ में अगर हम एआई की बात करें तो हम बेंचमार्क सेटर हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बेंचमार्क सेटर हैं, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमें रीसेंट पास्ट बताता है कि हम एक्चुअली में बेंचमार्क सेटर हैं। तो फिर बेंचमार्क सेटर होने पे गर्व तो होना बनता है, इसलिए भारतीय होने पे मैं गर्व है। फिर हमारी ट्रेडिशन हो, संस्कृति हो, वैल्यूज़ हो, हर चीज़ भारत को यूनिक बनाती है और भारतवासी होने पे हमें गर्व भी है। और साथ ही साथ में पूरी दुनिया को हम ये बताते हैं कि हम भारतवासी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। कहते हैं ना, जब सब साथ बढ़ेंगे तो फिर दुनिया का विकास होना ही होना। एक बार ताले इसी बात पर जोरदार वाली होनी चाहिए। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा अच्छा लगता है जब इतने सारे यंगस्टर्स इस कार्यक्रम में आते हैं और आज मैं देख पा रहा हूं 140-150 लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी को इतना प्यार देने के लिए। तो शुरुआत करें कार्यक्रम की। यहाँ से आएंगे सवाल, आपको अपना हाथ खड़ा करना है और जवाब देना है। सही जवाब तो आपको इनाम देगा, गलत जवाब पे मैं क्वेश्चन पास ऑन कर दूंगा। तैयार हैं आप लोग? आवाज़ नहीं आई। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ताले एक बार जोरदार हो जाए। चलिए, मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे और जवाब उसका सही देंगे तो ही आपको इनाम मिलेगा। अगर जवाब में गड़बड़ी हुई तो फिर मैं क्वेश्चन को पास ऑन कर दूंगा। मेरा पहला सवाल एआई से जुड़ा हुआ आ रहा है। अभी मैंने ब्रीफिंग में भी एआई के बारे में बात करी। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कब हुआ एवं कहां हुआ? कब आपको मुझे डेट बतानी है, कहां हुआ आपको मुझे लोकेशन बतानी है। हाथ खड़े हुए हैं, अब हल्के हल्के और हो रहे हैं। ट्यूबलाइट जलती ना, इससे हल्के हल्के थोड़ा सा, बट मुझे एनर्जी देखनी है। जिसने हाथ एनर्जेटिकली खड़ा किया है मैं उसके पास ही आऊँगा। चलिए पहले पीछे से ले लेता हूँ जी, आपके पास आता हूँ जी। 16 से 21 फरवरी 2026 नई दिल्ली। नई दिल्ली में आप मुझे लोकेशन बता सकते हैं? वेन्यू क्या था? कोई पूरा आंसर बता देगा तो फिर मैं उनको अवार्ड दे दूंगा। मैं आपके पास आता हूँ अभी। मुझे अगर वेन्यू बता देंगे, नई दिल्ली तो शहर है, शहर में कहाँ हुआ था, कौन बता सकता है मुझे? पीछे जाता हूँ मैं। बड़े सुंदर सुंदर परिधान में आज यहाँ पर छात्राएं आई हुई हैं। कौन देगा जवाब? मैं दूंगी, मैं बैठी हूँ सबसे पहले तो मैं दूंगी। खड़े हो जाइए जी। सर एक्चुअली 16 से 21 फरवरी के वो तो मैंने बताया था। नहीं, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। अच्छा। और इसका आयोजन माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और आराम से, हाँ बिल्कुल सही जा रही हैं आप जी। और इसका उद्देश्य ये था कि जो एआई है उसके भविष्य को आकार देना, उसके मतलब अच्छे इम्पैक्ट को आगे दिखाना। नाम क्या है देवी जी आपका? शुभांगी तिवारी। शुभांगी चाहती थी कि इनाम ना जाए, तो क्वेश्चन मैंने पूछा, उसके बाद भी जो ब्रीफिंग मुझे देनी होती है बोले मैं वही भी काम कर दूंगी, इनाम कहीं नहीं जाना चाहिए मेरा। बट बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। लीजिए।
देखिए आंसर आपका गलत नहीं था, लेकिन मैंने आपको बोला था पूरा नहीं था, थोड़ा सा रह गया। मैंने जब पूछा कि वो जगह कौन सी थी नई दिल्ली के अंदर, तो आप थोड़ा सा भटक गए। आपने पूरा जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेरा सवाल था कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कब हुआ, कहां हुआ। शहर का आप नाम बता सके थे, लेकिन आपने वेन्यू का नाम नहीं बताया था। मैं पूरा आपको आंसर बता देता हूं। 16 से 21 फरवरी 2026 को ये सबमिट करी गई इंडिया के अंदर, नई दिल्ली के भारत मंडपम में करी गई। और जैसा कि आपने शुभांगी बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया और पूरी दुनिया में एक संदेश दिया गया कि एआई में इंडिया कहीं भी पीछे नहीं है। और इस बात का लोहा पूरी दुनिया ने माना भी है कि इंडिया एक बेंचमार्क सेटर है एआई के अंदर, और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है जब हम एआई की बात करते हैं। तो इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जो आज पूरी दुनिया में, चाहे वो एआई हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एडवांसमेंट हो, अपना लोहा मनवाता है। भारत की इस पहल के लिए जोरों से शोरों से ताली बजा दीजिए एक बार। अब क्योंकि एआई की बात हो रही है और एआई जब दुनिया देखती है तो हमें भी कुछ ना कुछ जानना चाहिए कि एआई के टाइम पे, एआई के इस दौर में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भारत हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्या डिफरेंट हो रहा है, क्या यूनिक हो रहा है। तो मैं इस बात में जिस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहता हूँ वो हमें बताएंगे एआई के बारे में। और मेरा उनसे कुछ खास सवाल है, मैं सोच के आया था कि मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियां हो जाएं वाइस चांसलर डॉक्टर बिस्वजॉय चटर्जी के लिए। तालियां प्लीज एक बार जोरदार जाए सर के लिए। सर वीसी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर दैट यू देयर विद अस। हमारे साथ में जब भी आप होते हैं बहुत अच्छा लगता है। आज एआई को लेकर के सर मैं कुछ डिफरेंट आपसे सवाल लेकर के आया था। ये आजकल बड़ा टर्म सुनते हैं, एआई एजेंट, एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स, ये एग्जैक्टली क्या है? और एआई का अगर हम देखें तो क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, किस तरह से भारत अपना आज और आने वाला कल देख रहा है? बड़ा अच्छा लगा आपसे अच्छी अच्छी बात सुन के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है जी। अभी आप एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के बात किए थे, इज़ द ओनर, उसमें हमारा यूनिवर्सिटी ओनर था, विनर था एआई एक बार जोरदार इम्पैक्ट समिट में। तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। और आपके क्वेश्चन का, सवाल का जो था उसका उत्तर जी, देखिए, कोई मान लो कोई एजेंट है, फिजिकल एजेंट, जिनको आप कॉल किए हो। क्यों कॉल किए हो? आपको घूमने जाना है, आपको सिंगापुर जाना है। तो आप क्या करोगे? सिंगापुर जाने के लिए कोई एजेंट को कॉल किए, बोले कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक सिंगापुर में जाना चाहता हूँ, आप देखो कि कौन से जगह पे मैं रहूँ और मेरा होटल बुक कर दो और मेरा फ़्लाइट ख़रीद के दो, मुझे दिखा लेना, अप्रूव करा लेना। तो वो एजेंट क्या करेगा? वो एजेंट आपको कुछ ऑप्शंस भेजेगा कि ये फ़्लाइट है, आप कौन सा ऑप्शन लोगे, आप चूज़ करके दो, यही फ़्लाइट आपको ख़रीद के दूंगा। और ये होटल का ऑप्शंस है, आप कौन से होटल में रहना चाहते हो वो होटल मैं आपको ख़रीद के दे दूंगा। आप एजेंट को गो अहेड करोगे तो वो एजेंट आपको टिकट खरीद के, फ़्लाइट के टिकट खरीद के, होटल बुक करके आपको दे देगा। ट्रू, एजेंट का काम है। आज के दिन में दिस थिंग कैन बी डन बाई एआई एजेंट्स। दैट्स वाई वी कॉल इट एआई एजेंट्स। आप कोई एक एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर में गए, सॉफ्टवेयर खुले, उसको आप बोले कि मुझे सिंगापुर जाना है इतने तारीख से इतने तारीख तक, मुझे फ़्लाइट का ऑप्शन दिखाओ, मुझे होटल का ऑप्शंस दिखाओ। वो एआई एजेंटिक जो सॉफ्टवेयर है वो आपको वो पूरा क्या क्या फ़्लाइट के डिटेल्स है वो ढूंढ के निकालेगा। कहाँ से? पूरे इंटरनेट में ढूंढ के आपको दिखाएगा कि ये फ़्लाइट जा रहा है, आप कौन से फ़्लाइट लेना चाहते हो, और ये होटल ऑप्शंस है, आप कौन सा होटल लेना चाहते हो। आप जो सिलेक्ट कर दिए वो सिर्फ वहाँ पे ख़त्म नहीं, अब वो टिकट खरीद के, पूरा फ्लाइट का टिकट वही खरीद के, होटल का बुकिंग वही करके आपको बुकिंग वाउचर, टिकट वगैरह सारे प्रोवाइड करके दे देगा। सो दैट इज़ एन एआई एजेंट्स वर्क। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ व्हाट इज़ एजेंटिक एआई। अब ये हो गया ट्रैवल एजेंटिक एआई। ऐसा आप दूसरे जगह पे सोचो, लैंड एजेंटिक एआई, आपको ज़मीन खरीदना है, आप कोई एजेंट को पकड़ते हो, उसी तरीके से वही सॉफ्टवेयर को आप बोल सकते हो मुझे ये जगह पे ज़मीन चाहिए, आप ऑप्शन दिखाओ, वो ऑप्शन दिखाएगा। आप बोलोगे मुझे इस दिन का पूरा बना के दो, अपॉइंटमेंट बना के दो, वो अपॉइंटमेंट पूरा ईमेल करके अपॉइंटमेंट सेट करके आपको अपॉइंटमेंट बना के दे देगा। इस दिन जाके आप लैंड के ओनर से मिल लो। सो दैट इज़ व्हाट एआई एजेंट्स डू।
तो हर जगह पे जो आप एजेंट सोच सकते हो एजेंट काम करता है, दैट थिंग कैन बी डन बाय एजेंटिक एआई। क्या बात है, एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, एक बात मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, अब मैं इम्प्रेस तो नहीं बोलूँगा, ये बात रियली इंस्पायर करती है और सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये बात, आपका जो समझाने का तरीका है वो एक हमेशा मुझे लगता है बहुत यूनिक है, बहुत डायनेमिक है। मैंने एक क्वेश्चन आउट द बॉक्स एक तरह से लेकर के आया और एक लगता है एआई एजेंटिक, एआई एजेंट क्या होगा, और जिस तरह से आपने समझाया, आप हमेशा एक बहुत एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो एक आम आदमी भी समझ सके कि वो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। तो इसके लिए तालियां एक बार जोरदार बनती है, हमारे तालियां जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जिसकी लिए आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप हाथ खड़ा करें, मैं आपके पास आऊं। पूरा जवाब देंगे तो मैं आपको यहां पर पुरस्कार भी देने वाला हूं। मेरा अगला सवाल आ रहा है, आपको मुझे बताना है कि वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए संयुक्त राष्ट्र, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, यूएन ने क्या थीम निर्धारित की थी, घोषित की थी? आपको मुझे 2026 इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम बतानी है, यूएन द्वारा जो घोषित की गई थी वो। हाँ, 2 3 4 ही हाथ खड़े हुए हैं तो ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। चलिए मैं आगे से ले लेता हूँ जी। जी, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ओके, आप मुझे बता सकते हैं ये दिन किस मंथ में मनाया जाता है और डेट क्या होती है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की? 8 मार्च। 8 मार्च। आपका नाम बताइए। गौरी पारिक। गौरी का जवाब सही है, तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। गौरी वो एक्सप्रेशन ना हो गया होगा कैप्चर कैमरे में, जैसे ही मैं गौरी से हटा और फिर मैं वापस आया, गौरी ना तो ये आ गया हो कैमरे में। एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। वो लगता है ना जब इनाम दूर जा रहा हो तो लगता है यार मैंने शायद सवाल का जवाब तो सही दिया, फिर ये दूर क्यों जा रहा है, आना तो हमारे पास ही चाहिए। बट बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैंने यूएन की थीम पूछी थी, बिल्कुल सही, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ये थीम निर्धारित करी गई थी यूएन द्वारा। और मैंने आपसे एक रैंडमली क्वेश्चन पूछा था कि ये किस दिन मनाया जाता है। ये हर माह मतलब हर साल मार्च के मंथ में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे को हम मनाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स रखी थी। यह भी बताना चाहता हूँ इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को उनके मौलिक अधिकार, समान न्याय और वास्तविक अवसर मिले। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स उनको दी जाएं। यह इस बात पर जोर देती है कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना भी आवश्यक है ताकि महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, समान वेतन और न्याय जैसी सुविधाएं वास्तव में प्राप्त हो सकें। और जब ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, किसी स्पेसिफिक कंट्री की हम बात नहीं कर रहे। और फिर यूएन अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो एक समूह है जो कि पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। चलिए तो अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट हटके क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर ये बताइए कि स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है? किसी तरह का स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, आई डोंट नो, इंडोर स्पोर्ट्स, चेस, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी। कितने लोग अच्छा आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं रेगुलर बेसिस पे? क्रिकेट हो सकता है वो। मेरा जो सवाल एक्चुअली क्रिकेट जुड़ा आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूं मैं। बाकी लोग व्यूअर्स ज़्यादा हैं, मतलब प्लेयर्स कम है, व्यूअर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए आजकल व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसकी। और डीडी स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं माइलस्टोन अचीव कर रहा है। बट चलिए मेरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है वो आपको ये मुझे बताना है, ध्यान से सवाल को सुनिएगा। आपको मुझे ये बताना है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई कौन सा होता है? वनडे इंटरनेशनल, जो 50 ओवर्स का होता है, 20 ओवर्स का भी होता है, टेस्ट मैच भी होता है। मैं अभी 50 ओवर्स यानी ओडीआई की बात कर रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि लगातार 3 बार खिताब जीतने वाली टीम ओडीआई की कौन सी टीम है? आपको मुझे उस टीम का नाम बताना है और मुझे आपको यह भी बताना है कि वो लगातार, जो मेरा क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष मतलब 3 बार उन्होंने जीता है, वो कौन कौन से 3 बार थे जिसमें उन्होंने इस खिताब को जीता है? टीम का नाम एंड ईयर्स।
ओडीआई वर्ल्ड कप एक टीम ने 3 बार लगातार जीता, वो टीम का नाम बताएंगे आप मुझे और बताएंगे कि वो कौन कौन से ईयर थे। लालच बहुत बुरी बला है, और भी लोग आए यहाँ पर, ताली बजाने नहीं आए, वो भी चाहते हैं कि उनको मौका मिले, वो भी अवार्ड जीते। हाँ, यहाँ से ले लेता हूँ जी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्रिकेट टीम किस किस साल में उन्होंने ये खिताब जीते? 1999, 2003 एंड 2007। नाम बताइए अपना। अजय यादव। अजय, सही जवाब है इनका। कुछ लोग तो खुशी खुशी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बिल्कुल हमारा चांस चला गया। तालियां बजा दीजिए अजय के लिए एक बार। ये ऊटिंग करने का नया तरीका कौन इजाद कर रहा है? पहले तो मुझे वो शख्सियत का एक बार शक्ल दिखाई, बट एक बार कोई बात नहीं, इनका जवाब सही है। पहले एक बार तालियां इनके लिए हो जाए जोरदार वाली। देखिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर्स का जो मैच है, 3 बार लगातार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और आपको बताना चाहता हूं 1999 जैसे आपने बताया से लेकर के 2007, मतलब 1999, 2003 एंड 2007, ये 3 वर्ल्ड कप को लगातार उन्होंने जीता। और उसके बाद में फिर उनकी जो एक जर्नी थी वो ब्रेक हुई, लेकिन ये एक तरह से माइलस्टोन है। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए तालियां एक बार जोरदार वाली होनी चाहिए। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मतलब आज भी अगर हम बात करें तो क्योंकि क्रिकेट के बहुत सारे एंथुसियास्ट इस बात से एग्री करेंगे, टफेस्ट कंपटीशन अगर हम किसी टीम को मानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया उसमें कहीं ना कहीं इधर 1 और 2 नंबर पे स्टैंड करती है व्हेन इट कम्स टू मैचिंग विद द इंडियन टीम। बट चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल आ रहा है वो इससे जुड़ा हुआ ही आ रहा है। ध्यान से सवाल को सुनिएगा, हाथ उसके बाद खड़ा करिएगा। जुड़ा हुआ सवाल है, यानी मैं लेने वाला ओडीआई से ही हूं, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा सवाल को। ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग विश्व कप जब हुआ था उसके इतिहास में कौन सी ऐसी टीम है जिसने लगातार 2 विश्व कप जीते? 3 की हम बात कर चुके हैं। ऐसी कौन सी टीम है जिसने लगातार 2 विश्व कप जीते प्रारंभ में, स्टार्टिंग में? और आपको मुझे यह भी बताना है वो टीम कौन सी है जिसने 2 जीतने के बाद में इस टीम को रोका और फिर एक वर्ल्ड कप जीता। तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछे हैं। पहला, प्रारंभिक कौन सी टीम है जिसने वर्ल्ड कप जीता स्टार्टिंग में? 2, और उसके बाद में कौन सी वो टीम थी जिससे वो हारे और उस टीम ने फिर वर्ल्ड कप जीता? थर्ड वाला। आपको मुझे उन दोनों टीमों के नाम बताने हैं जी। कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करें प्लीज, तो थोड़ा सा मेरे को इजी हो जाएगा। मैं पीछे इस साइड नहीं आया हूं, मैं आ चुका हूं ना एक बार से। गलत जवाब दिया था इन्होंने। यहां पर आइडिया नहीं है। मन्ने बेरो कोणी इधर, हाँ किसने बोला? अच्छा बोले इधर आ जाओ सर, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, बताइए, आप बता दीजिए जी। वेस्ट इंडीज़ 1975 और फिर 1979 में। हाँ, उसके बाद फिर 1983 में इंग्लैंड ने, इंडिया ने। मौका आपके लिए बना रहा था मैं। हाँ जी, इंडिया ने किया था। क्या मतलब किया था? इस सिलसिले को तोड़ दिया था। अच्छा, सिलसिले को तोड़ दिया था। क्या सिलसिला था वो? मतलब फाइनल जीतने का वेस्ट इंडीज़ के। ओडीआई के। बहुत कंफ्यूज लगे, बोला यार मेरे को नाम दे दो मैं। अच्छा नाम बताइए अपना। अर्पित पांडे। अर्पित जी, अर्पित पांडे, ऐसे नहीं अर्पित पांडे पूरा ऐसे माइक में अर्पित बोले। पांडे। हाँ ठीक है, सही जवाब है इनका। लीजिए तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। अर्पित रिलैक्स, हो गया आंसर, मिल गया अवार्ड, बढ़िया। थोड़ा घबराए हुए थे अर्पित, शर्माए हुए थे, क्या हुआ? नर्वस हो गए थे। मेरा काम ऐसे ही, मैं तो चाहता हूँ ना अपॉर्चुनिटीज और कोई मिले, भाई इतने सारे लोग आए हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार इनके लिए तालियां जोरदार वाले जाएं। बिल्कुल सही जवाब है इनका। जी हाँ, वेस्ट इंडीज वो एक टीम थी जिसका एक टाइम पे लोहा पूरी दुनिया मानती थी। अगर मैं स्टार्टिंग यानी इनिशियल फेज की बात करूं, जब ओडीआई की स्टार्ट हुई थी तो 2 बार लगातार वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था। और इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे जिन्होंने मूवीज भी देखी हैं, इस पर बहुत सारी बनी हैं, या फिर अभी के क्रिकेटर्स की बात करें, कपिल देव लेजेंडरी क्रिकेटर की बात करें, उनके आपने इंटरव्यूज सुने होंगे। 1983 का जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था तो वो फेवरेट टीम नहीं थी। दूर दूर तक ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फाइनल में भी पहुंचेंगे। जीतना तो खैर एक बहुत अलग बात थी, और उसके बाद में ये जो लय थी या जो ये रिदम था या जो रिकॉर्ड था, इसको तोड़ते हुए 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम किया। और आपको बताना चाहता हूं कोइंसिडेंटली अभी तक
वेस्ट इंडीज़ की टीम और इंडिया की टीम दोनों ने ही 2-2 वर्ल्ड कप जीते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने तो जैसे आपने बताया इनिशियल लेवल पे जीते थे, इंडिया ने 1983 एंड 2011। जी हाँ, एक बार ताले हो जाए दोनों टीम्स के लिए प्लीज। अब टीम ने जीत करके अपना जॉब पूरा किया, उसके बाद मतलब मैं इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ, टीम ने जीत करके अपना जॉब पूरा किया और उनको हरा करके भी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जॉब थी अपने नेशन के प्रति, वो पूरी की। बट उस टीम के बाद अगर हम बात करें जॉब्स की, तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें लगता है कि यार जॉब हमें भी करनी है, आगे हमें बढ़ना है, देश की तरक्की में हमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। तो जॉब्स के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट में हैं, उसके लिए मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, एक्सपर्ट आने वाले हैं। जी हां, सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशंस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीश विश्वनाथन सर से कि वो एक बार यहां पर आएं। तालियां एक बार अनीश सर के लिए जोरदार वाली हो जाए। अनीश सर, utmost welcome at प्रश्नोत्तरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, अभी बात हो रही थी वर्ल्ड कप की, लेकिन मैं वर्ल्ड कप पे ना करके जॉब की बात, मैंने एक बोला कि जॉब टीम ने तो कर दी, बट अब बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ में हैं, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यू बीइंग इनटू कॉर्पोरेट रिलेशंस, कैसे आज का यूथ अपने आप को प्रिपेयर करे, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है। अभी हमने एआई के बारे में जाना, तो कैसे यूथ प्रिपेयर करे जॉब के लिए सर? डेफिनेटली यूथ को जॉब्स को खूब, मैंने द करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी यूथ लाइफ। तो उनके लिए प्रिपरेशन तो डेफिनेटली करना है, अपना स्टडीज़ तो डेफिनेटली करना है, बट उनके अलावा अभी द चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर थियोरेटिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि कैसे व्हाट इज़ योर एक्चुअल गोल, व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, उसमें कैसे प्रिपेयर करना है। बिकॉज नाउअडेज कंपनीज जो आते हैं वो स्टूडेंट्स के स्किल्स के ऊपर खूब फोकस करते हैं। आपको आपका स्किल्स इम्प्रूवमेंट जरूरी है। आपको कैसे टाइप के स्किल्स इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि लाइक एवरीबॉडी नोज उनकी प्लस पॉइंट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। तो सपोज आपकी स्ट्रेंथ, आपका गोल ये है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टडी कि उस टाइप ऑफ मेरे जो गोल्स है उसमें कैसी टाइप ऑफ कंपनी से क्या टाइप ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट है। एंड आपको कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इस जॉब्स के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स इम्प्रूव करना है। एंड स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आज के ज़माने में हर स्टूडेंट्स के पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। उनकी तरफ एआई इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सबको जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइक मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, ChatGPT विच इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यूट्यूब है, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, डिफरेंट उनको आपका स्किल्स कैसे बढ़ाएंगे उसमें सब आपको, जैसे कुछ अगर सपोज एक इंटरव्यू में आपको जाना है, तो इंटरव्यू में सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी ने आया है, पर्टिकुलर एक जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी ने दिया है, तो डेफिनेटली व्हेन यू यूज दिस एआई टूल्स आपको पता चल जाएगा इस कंपनी क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, इसने प्रीवियसली क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पूछे हैं, राइट, हाँ, क्या टाइप ऑफ इनकी एप्टीट्यूड की क्या क्वेश्चंस है, ये सब एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ इन योर फिंगर टिप्स। आप आपकी फ़ोन या आपकी लैपटॉप खोले, आप यूट्यूब ले, ChatGPT ले, व्हेन यू पुट इन सर्टेन प्रॉम्प्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइप ऑफ मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मुझे इस टाइप ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी सॉफ्टवेयर का स्किल्स है, सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस फ्रॉम डे वन। जैसे सपोज एट द एंड ऑफ योर कोर्स कोई भी बच्चे जब जॉब्स के लिए जाते हैं, इट इज़ नॉट आपको लास्ट पे वेट करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि दिस इज़ माय गोल, मुझे इस टाइप की प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, इस सॉफ्टवेयर में कोडिंग, इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, अगर मेरी कम्युनिकेशंस वीक है तो मुझे कम्युनिकेशन पे इम्प्रूवमेंट करना है, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब आजकल अवेलेबल टू यू इन योर फिंगर टिप्स। So this is very easy for you, and you have to keep hard work. You have to do a hard work. You have to prepare yourself for this, and jobs are there. And people get afraid कि ये आया है, jobs नहीं है. But आजकल market और job opportunities और ज़्यादा हुए हैं, but skill based है. तो it is there in the market. आपको इसका improvement करना पड़ेगा. Thank you. क्या बात है, एक बार तालियां सर के लिए जोरदार। Thank you so much sir. Thank you. तो अगेन वही बात सामने आई और सर ने उसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। आजकल ये फियर है, और सर आपने बिल्कुल सही बोला, ये फियर है कि एआई आ गया है, जॉब्स होंगी नहीं होंगी,
और मैं सर यहाँ पर एक क्रेडिट आपको देना चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रिपेयर कराते हैं। जो आपने बात करी कि फिंगर टिप्स पे, आप भी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स हो। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जॉब रेडी मार्केट में बच्चे को उतारना ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पहल है जो आपकी यूनिवर्सिटी करते हैं। एक बार तालियां इस पहल के लिए भी जोरदार वाली होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। तो क्रिकेट में तो हम क्या झंडे गाड़ रहे हैं हमें पता ही है, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन अभी मेरा जो सवाल आ रहा है वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ही आ रहा है। ध्यान से सवाल को सुनिएगा, उसका ध्यान से जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपको ये गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। आपको मुझे बताना है कि 2026 में, कौन सा साल है 2026 में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इसका आयोजन हुआ था। इस आयोजन में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, यानी मेडल्स अपने नाम किस देश ने किए हैं? आपको उस देश का मुझे नाम बताना है। अभी भी याद आया? कंफ्यूज थे? अच्छा, पीछे मैं नहीं गया हूं, इस साइड में। हाँ जी, किससे पूछूं? अच्छा, नीचे, अभी इन्होंने नीचे कर लिया, किससे पूछूं? इनसे पूछ लेता हूं मैं ना। कोई बात नहीं, इन्होंने बड़ा शराफत से आपकी तरफ इशारा कर दिया जी। भारत ने जीता था, जिनके पास 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज थे। ओके, हैं? है सर, है। रहेंगे भी, कोई लेगा नहीं है। अच्छा ठीक, अपना नाम बताइए। मृगांक सिंह। मृगांक, सही जवाब है आपका? सही जवाब है इनका? यस सर, तालियां बजा दीजिए जोरदार वाली। अच्छा, किसी और को ना मतलब अवार्ड मिल जाए तो देखो दुख की लहर कितनी तेज से बढ़ती है ना, कि मतलब इसको मिल गया, मेरा चांस निकल गया। और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए भाई, क्या बात है। जिस कंट्री का आपने नाम लिया है उसी कंट्री के वासी हैं हम, और बहुत गर्व करते हैं। जी हाँ, बात हो रही थी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था भारत ये वैसा देश है हर जगह झंडे गाड़ रहा है, तो यहाँ कैसे नहीं गाड़ना था? यहाँ बिल्कुल गाड़ने थे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। मार्च के अंदर 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इस कंपटीशन का जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था भारत के अंदर, और भारत में इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है और सबसे जो पदक हैं वो जीते हैं, यानी कि मेडल जीते हैं। आपको बताना चाहता हूँ 75 गोल्ड स्वर्ण, 69 रजत एंड 64 कांस्य पदक जीत करके 208 कुल टोटल पदकों को जीतने के बाद में आपने शीर्ष स्थान हासिल पाया, और वो मेडल हमारे पास ही रहेंगे, है ना। मेडल वो रहेंगे भी हमारे पास ही। भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे देश का सम्मान बढ़ा और पैरालंपिक खेलों के लिए नई प्रतिभाओं को बढ़ावा भी मिला, क्योंकि लोग भी देखते हैं और लोग भी देखते हैं, वो कहते हैं अगर ये मेडल जीत सकते हैं तो मैं भी जीत सकता हूं या जीत सकती हूं। इस पहल के लिए और इस अचीवमेंट के लिए जोरों से एक बार ताली बजा दीजिए भारतीय टीम के लिए। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अगला सवाल में यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं पूछ तो मैं उनसे रहा हूँ, लेकिन आप भी इसका आंसर गैस करिएगा। अगर आप इसका आंसर गैस कर चुके हैं तो जब ये सोशल मीडिया पे आए तो हमें पोस्ट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में पता था या आप इसके बारे में जानते थे। सवाल मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, आपको मुझे ये बताना है कि टीवी, इसलिए मैंने अपने व्यूअर्स ऑडियंस के पास गया, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपको मुझे बताना है किसने किया था और कब किया था। किसने किया था, कब किया था?
हमारी ऑडियंस जो हमें घर पे देख रही है वो भी इसके बारे में बताएंगे हमें, कितनों को पता था, कितनों को नहीं पता था। बट तब तक हम यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ से पूछ लेता हूँ पीछे से। जी बताइए। जॉन लॉगी ब्रेड ने 1926 में स्कॉटलैंड के अंदर आविष्कार किया था। नाम बताइए अपना। रोहित चौधरी। रोहित चौधरी सही जवाब है इनका या गलत है? गलत तो हाँ सही बताइए फिर। किसने बोला गलत? बोले बोल दो, गलत हो सकता है, हमें मौका मिल जाए। देखिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही है, थोड़ा सा मैं उसको करेक्ट करूंगा। आप एक बार तालियां इनके लिए बजा दीजिए जोरदार वाली। मैंने टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्यों बोला और मैंने आपको इनाम क्यों दिया, मैं दोनों रीजन बताया था। टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसलिए क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू था, और क्योंकि ये इंग्लिश नेम है एंड आई अंडरस्टैंड कैसा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये अवार्ड दे दिया है। मैं इस नाम को वापस से प्रोनाउंस करूंगा, जॉन लॉगी बेयर्ड, नॉट ब्रेड, बेयर्ड नाम था इनका। और 1926 ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इशू था, वो मैंने सही कर दिया है। आपको बताना चाहता हूँ टेलीविजन का आविष्कार मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, जैसे आपने बताया, जॉन ने किया। उन्होंने वर्ष 1926 में दुनिया के सामने पहली बार टेलीविजन के माध्यम से चलती हुई तस्वीरों का सफल प्रदर्शन किया। और लोग उस समय अचंभित थे, अरे ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ मशीन सी दिख रही है, इसके अंदर कुछ पिक्चर्स चल रही हैं। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था उस समय का। टेलीविज़न एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से हम दूर स्थित घटनाओं, समाचार, कार्यक्रम और मनोरंजन को चित्र और ध्वनि के रूप में देख और सुन सकते हैं। और अगर इस टेलीविज़न की बात करूं तो इस बात में बोलते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि सालों से जो दिलों पे राज करता आ रहा है, टेलीविज़न पे राज करता आ रहा है हमारा दूरदर्शन। एक बार दूरदर्शन की पूरी टीम के लिए तालियां जोरों से बजा दीजिए एक बार। जी हाँ, 1926 का वो आविष्कार जो बाद में आगे जाकर के फिर आधुनिक हुआ, फिर उसके बाद में हम फ्लैट स्क्रीन, OLED, LED स्क्रीन, टीवीज़ को हमने फिर आगे अपने सामने देखा। और आज भी टीवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर चाहे वो दूरदर्शन की बात करें या फिर किसी भी कार्यक्रम की बात करें, उसको आज भी बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। एक बार तालियां प्लीज़ जोरदार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल मैं हिस्ट्री से, अभी भी हिस्ट्री से ही सवाल था, मैं दूसरा भी हिस्ट्री से ही पूछ रहा हूँ। आपको मुझे बताना है कि महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य हैं, इन महाकाव्यों के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता भी आप मुझे बताएंगे एंड रामायण के भी रचयिता आप मुझे बताएंगे। इधर ऐसे नहीं बुलाना पड़े, थोड़ा सा और, मैं सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोले। कहाँ? जिसकी आवाज तेज आएगी मैं उस तरफ चला जाऊंगा। और आ गया। अच्छा दोनों पता है, एक बार बोल रहे थे, ये बोला सर, फिर बोलता है वो सर। जी आ गए सर, आ गए, बताइए। सर रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के थे महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास, महर्षि आप बोलने वाले शायद, मेरे ख्याल से वो महर्षि। चलिए कोई बात नहीं, अपना नाम तो बताइए। अरे इतनी जल्दी बोले, दे दिया मैंने आंसर। जी तोषित बोरड। तोषित, ठीक है, सही जवाब है इनका। ताले बजा दीजिए फिर जोरदार वाली। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आवाज़ आपकी मेरे पास पहुंच गई थी इसलिए मैं आपके पास आ गया। मैं अगली बार भी देखूंगा कौन मुझे लाउडली मतलब दिल से पुकार रहा है। बट अभी पहले चलते हैं हम सवाल के जवाब की तरफ। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, आप शायद महर्षि बोल रहे थे लेकिन वो एक ही बात है, महर्षि। और जो रामायण है उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि। और दोनों ही बताना चाहता हूँ, भारतीय जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य हैं महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास हैं। महाभारत में कुल लगभग 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं। रामायण में भगवान राम के जीवन और उनके आदर्श को चित्रित किया गया है, वर्णित किया गया है, जो धर्म, भक्ति और आदर्श जीवन के मार्गदर्शन के रूप में देखे जाते हैं, जिनको आज भी लोग फॉलो करते हैं। इन दोनों महाकाव्यों में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और साहित्य पर अमिट प्रभाव डाला। और आज भी ये न केवल धर्म ग्रंथ हैं बल्कि नैतिक शिक्षा और जीवन दर्शन को दिखाते भी हैं, उसके लिए एक बड़ा स्रोत हैं।
तो इन जो दोनों महाकाव्य हैं उनके लिए भी ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार, फिर मैं अपनी दूसरी बात करता हूं। और मेरे सामने आई थिंक जेन जी मोरलेस बैठे हुए हैं, तो आपने भी अभी कोविड के दौरान देखा होगा, और आपसे जो पहले जो सीनियर्स हैं उन्होंने तो देखा ही होगा कि दूरदर्शन के लेजेंडरी कार्यक्रमों में महाभारत और रामायण का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। उस पल को अगर आप कभी देखें, कभी आप अगर इसको जाकर के हिस्ट्री में सर्च करेंगे, जब महाभारत और रामायण जैसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ करते थे तो सड़कें एक्चुअली में सुनसान हो जाती थी, और उस समय टीवी इतने हुआ नहीं करते थे। तो एक पूरी कॉलोनी में, या आप मान के चलें एक पूरे गांव के अंदर अगर एक किसी के पास टीवी है तो बहुत आप देखेंगे टीवी के सामने बहुत सारे लोग एक साथ बैठ करके महाभारत कार्यक्रम का और रामायण कार्यक्रम का दूरदर्शन पे लुत्फ उठाया करते थे। और ये पल हमने वापस जिया कोविड के समय। दूरदर्शन की टीम के लिए वापस से तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए इतनी बढ़िया कार्यक्रम देने के लिए हमें। चलिए मैं अगले सवाल से पूछ ही लेता हूं, इसमें जवाब पे आपको मैं अवार्ड नहीं दूंगा, बट किस किसने देखा है दूरदर्शन में महाभारत और रामायण? ये देखिए आप, दूरदर्शन कहते हैं कि दूरदर्शन, ये देखिए पॉपुलैरिटी देखिए आप, कैमरा सबको यहां पर कवर करे और शान से आप हाथ खड़ा करिए कि आपने दूरदर्शन पे महाभारत भी देखी है, रामायण भी देखी है, शक्तिमान, बहुत सारे कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी भी आप देखते हैं। तालियां अपने लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए, कम ऑन। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, ये ऊ के बीच में। और ये ठीक है, अच्छा है ऐसे, मतलब अच्छा लगता है, कुछ नयापन आता है। कौन रहा है वो टैलेंटेड शख्स कौन? आप दोस्त भी दिखा सकते हैं मेरे को। अच्छा आप कर रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, करते रहिए, अच्छा लग रहा है, वी आर एंजॉयिंग इट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से, फिर गलतियां होंगी, अवार्ड रह जाएगा। सवाल सुनिए, आपको मुझे बताना है कि भारत, सुनिएगा, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मुझे उस मिशन का आप नाम बता दीजिए, मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। जी सर, अब तो आ जाओ, मैं हर क्वेश्चन में आवाज तेज। यही, हाँ यही है। मैं बहुत देर से बेचारी हर क्वेश्चन पे हाथ खड़ा कर रही है। जी आ गया मैं। जी गगनयान। अपना नाम बताइए। पूजा प्रजापति। पूजा जी, भगवान में विश्वास हो गया, देर है अंधेर नहीं है। तालियां बजा दीजिए इनके लिए जोरदार वाले एक बार। भाई तुम इधर एक बार आओ। ये कला क्या अभी क्या पर्दे के पीछे दिख रही है ना, कैमरे के पीछे दिख रही है, ये कला सबको दिखनी चाहिए। बट एक बार तालियां हो जाए, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा अभी क्या कला है। तो व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि मैंने किस कला के बारे में बात करी है। अब जब मैं क्वेश्चन खत्म करता हूं तो एक आवाज आती है ऊ करके, तो मैं इस कला की बात कर रहा था। ये जो कलाकार है सामने आने चाहिए, आपको भी दिखना चाहिए कौन ये कला अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। बट बिल्कुल सही जवाब है, भी जवाब पे पहले आते हैं। और ये जो मिशन है मानवयुक्त मिशन, इसका नाम है गगनयान। आपको बताना चाहता हूँ, इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी क्षमता और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूत करना और दुनिया को संदेश देना कि भाई हमारा, चाहे इसरो की बात करें, पहले एक बार इसरो की ताली बजा दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम चाहे इसरो की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, जो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स बने, और सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कहीं ब्रह्मांड में भी, यानी अंतरिक्ष में भी भारत का जो परचम है वो गर्व से लहराया जाए। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। अब जब हम बात कर रहे हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बीच में आई हुई उनको बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये जो एक डिफरेंस है एकेडमिक की हम बात करें या फिर इंडस्ट्री की बात करें, तो इसको कैसे फुलफिल किया जाए अगर कोई है तो, जिससे कि जो इस तरह के जो मिशंस हैं उसको और गति मिले और इंडियंस जो है वो और ज़्यादा इकोनॉमी में या फिर वर्ल्ड वाइड अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें अपना योगदान दे सके। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां डेप्यूटी डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशंस शंकर सिंह जी के लिए। तालियां प्लीज एक बार जोरदार सर के लिए। प्लेजर सर।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। सर जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अभी हमने जो क्वेश्चंस भी लिए, एक हमेशा बात होती है, अभी हमने करियर पे भी बात करी, करियर या जॉब में क्या ज़रूरत है, लेकिन एक गैप की अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और अगर एकेडमी की बात करें तो किस तरह से चल रहे हैं, क्या हम आधुनिकी हैं या हम अभी भी अपने कुछ पुराने कोर्सेज को लेकर चल रहे हैं, तो कैसे अलाइंड हो, ये जो डिफरेंस है, गैप है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एग्जैक्टली अपलव जी, देखिए हम क्या करते हैं ना, हम लोग जो क्लासेस हम लोगों का जो होती है ना, हम लोग क्लास को ना डायरेक्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं जी। हम लोग खाली ऐसा नहीं कि खाली पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी जुड़े जाते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में कि बिटवीन एकेडमिशियन एंड कॉर्पोरेट, इसके अंदर एक रिलेशन बनना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया जी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली एक टीम रहता है, हमारे तैयार टीम रहती है, जो टीम की काम ही रहती है जनरली डिफरेंट कॉर्पोरेट को विजिट करना और वो समझना कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में जी, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से ना हम रेगुलर बेसिस में हमारे जो करिकुलम रहता है ना, उसको अपडेट करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत जरूरी, तभी जाके जो वो मैचिंग आता है कि जब कॉर्पोरेट आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, उसे पता रहता है कि अच्छा इस बच्चे को ऑलरेडी ये पता है, इसको अलग से ट्रेनिंग नहीं देना है जी। तो वहाँ पे ना जो जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे बच्चे को अच्छे जगह पे प्लेसमेंट भी इसी वजह से हो जाती है। देखिए ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे चीज़ करना पड़ता है, प्रोसेस है जी। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते हैं, हमारे कॉलेज में बुलाते हैं, हमारे जो क्लासेस रहते हैं सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देते हैं, तो अपने कंपनी के बारे में वो बोलते हैं, उसको क्या रिक्वायरमेंट हो वो बताते हैं। तो इस तरह के जो गेस्ट लेक्चर जिसको बोला जाता है, इस तरह का चलता ही रहता है, हमारा गेस्ट लेक्चर भी होता रहता है ना। तो ऐसे करके हम लोग पूरा साल ही बेसिकली कंपनियों से, कॉर्पोरेट से रिलेशन बनाए रखते हैं, ताकि हर छोटे मोटे चीज़ भी हमें पता रहे, तो हम उसे हमारे करिकुलम में इंक्लूड कर सकें, कि बच्चे उस लेवल का तैयार हो, उस लेवल का जॉब रेडी हो, ताकि कॉर्पोरेट उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो ये रहता है। ये छोड़ के भी हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जिस कॉन्फ्रेंस में हमारे बच्चे को मौका मिलते हैं अपने जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को शोकेस करने का मौका मिलता है। जो कॉर्पोरेट्स इधर पे आते हैं उसे भी पता चलता है कि इस यूएम के बच्चे कितने अच्छे देखो प्रोजेक्ट बनाए हैं, अपने कर रहे हैं, इनोवेशन चीज़ है, तो उससे भी एक पॉजिटिव चीज़ बाहर पे जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं, तो वो भी एक रिलेशंस बनती हैं। तो जितने अच्छे वो रिलेशंस बनते हैं कॉलेज के साथ कॉर्पोरेट के, तो उतना अच्छा वो ब्रिज बन जाती हैं, वो गैप कम हो जाती हैं, तो और अच्छे प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं और बच्चे भी सफलतापूर्वक एक अपना लाइफ आगे भी लेके जाते हैं। अपलव जी वेरी नाइस, क्या बात है, ताली बजाते रहो जाए। थैंक यू धनुष, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। वेरी वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन आई गेस कि आप किस तरह से अपने आप को जो आगे आने वाली चीज़ें हैं या डिमांड है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए अपने आप को अलाइन रखते हैं, बच्चों को अलाइन रखते हैं। और शायद यही रीज़न है, जैसे मुझे वीसी सर ने प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया कि अपलव जी कुछ ऐसे बेंचमार्क है जो यूनिवर्सिटी इस्ताब्लिश करती है या कर चुकी है, 72 लाख पर एनम तक के पैकेजेस ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत अथक प्रयास रहता है। प्लीज़ एक बार तालियां ज़ोरदार हो जाएं, बहुत ज़ोरदार वाली होनी चाहिए। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते एक छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चलिए, एक फेस्टिवल से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आ रहा है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। फेस्टिवल, त्योहार, कितने लोग हैं जिनको पसंद है त्योहार? कोई भी? होली, दिवाली, सभी होंगे। कौन सा फेवरेट है? होली ज़्यादा पसंद है, होली या दिवाली?
रक्षाबंधन, सकरात बहुत पसंद है। अच्छा, मकर संक्रांति और गणगौर, लड़के बोल रहे हैं। चलिए, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। सारे त्यौहार मनाने चाहिए, सबको मनाना चाहिए। बट चलिए, मेरा अभी जो सवाल आ रहा है वो एक त्यौहार से जुड़ा हुआ आ रहा है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है 2026 का मुख्य, ध्यान से सुनिएगा, 2026 का मुख्य ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप एक फ्लावर होता है ना, मुख्य ट्यूलिप फेस्टिवल भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? मुख्य मुझे बताना है आपको। शहर का नाम बता दीजिए, मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। पहले नाम है, उतरा नहीं है सर। अच्छा, पड़ोस वाले में मिल गया तो अब लगता है मेरे पास भी आ जाना चाहिए, है ना। यहां से मैंने नहीं पूछा है, इनसे नहीं पूछा है, पूछ लेता हूं जी। नई दिल्ली। हाँ, मिल गया मेरे दोस्त को। हाँ, नई दिल्ली। माइक थोड़ा ऊपर ही रखिए आपके नई पास। दिल्ली। नहीं, क्या है मेरा सवाल क्या था? मैं एक्साइटमेंट से समझ गया था। मेरा सवाल क्या था? भारत की राजधानी कौन सी है? नो सर। फिर क्या सवाल था मेरा? त्योहार के बारे में था। त्योहार के बारे में था सर। त्योहार के बारे में? क्या त्योहार के बारे में था? कोई बोल, अरे एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इतना एक्साइटमेंट था ना। नई दिल्ली, नई दिल्ली, तो मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी। कोई बात नहीं, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। विजय कुमार। विजय, आंसर ठीक है, मैं अवार्ड तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना चाहते हो? क्या सवाल था मेरा? भूल गया सर, अवार्ड दे दो बस प्लीज। ले लो भाई, ताले को बजा दो, चलो कोई बात नहीं। मतलब आंसर देने का एक्साइटमेंट देखिए आप, कि सवाल भूल गए, सिर्फ आंसर याद रहा और इतना फोकस था, इतना डिटर्मिनेशन था कि हाथ खड़ा हुआ तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। इधर तो देखा मेरे को ही बुलाया गया, फिर खड़ा होकर के नई दिल्ली, अच्छा ऐसे बोला नई दिल्ली, नई दिल्ली, तो मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट कोई बात नहीं, आंसर आपका ठीक है। सवाल मेरा था कि मुख्य ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। अब याद आ गया, बैठते ही याद आ गया, क्या टेंशन फ्री हो गया था ना मैं बैठते आया। एक बार तालियां के लिए एक बार बजा दीजिए भाई, सही जवाब है जी हाँ। 2026 में मुख्य ट्यूलिप फेस्टिवल का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के यानी कि NDMC द्वारा नीदरलैंड के सहयोग, नीदरलैंड अनदर कंट्री है, उसके सहयोग से फरवरी 2026 में चाणक्यपुरी के शांति पथ पे इसका आयोजन हुआ। आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने मुख्य पूछा था, इसलिए आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त श्रीनगर में भी प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन महोत्सव का आयोजन इस साल भी हुआ था और बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है। एक बार तालियां प्लीज इस आयोजन के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जो कि आ रहा है फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड की फिल्म्स देखना पसंद करते हैं, या इच्छा है एक्टिंग करने की भी? हाँ, एक्टिंग करने की हाथ खड़ा हुआ। कितने लोग पसंद करते बॉलीवुड? कम लोग पसंद करते हैं, हल्के हल्के हाथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल जो है वो कुछ इस इंडस्ट्री जुड़ा हुआ आ रहा है। एग्जैक्टली बॉलीवुड तो नहीं बोलूंगा, बट इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से। बॉलीवुड तो उसका एक पार्ट हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि वर्ष 2025, मैं वर्ष 2025 से सवाल लेके आ रहा हूँ। वर्ष 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वो कौन मेन शख्सियत थी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025 में? आपको मुझे उनका नाम बताना है। दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है ये फिल्म से जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया है उनसे जुड़ा हुआ है। अब ये एडवोकेसी चल रही है सर, मेरे से पूछ लिया, मेरी दोस्त से भी। हाँ सर, आप पीछे नहीं है, आ गया यार, लो लो लो, आ गया, लो जी। मोहनलाल। क्या मोहनलाल? एक मिनट, हाँ नाम क्या मोहनलाल? क्या मेरा सवाल क्या था? आपने मैंने बताया पुरस्कार से सम्मानित। कौन सा पुरस्कार? क्या खो क्या रहा है, मतलब आंसर में खो जाता। अच्छा अपना नाम बता दो। बाबा साल के। बाबा साल फाल के ऐसे कुछ, ऐसे नाम पुरस्कार का क्या? अच्छा मुझे माइक वापस दो। मेरा मन तो कर रहा है मैं इनको अवार्ड दे दूं, किसी और से ट्राई करूं क्या, क्योंकि आंसर सही दिया है। अच्छा एक मिनट, अपना नाम बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम विशाल अग्रवाल है। विशाल, मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपका जवाब सही है, बट आप सवाल में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ताले को बजा दीजिए, मैं आता हूं इस पे।
मतलब सवाल सुनने के बाद में, हाथ खड़ा करने के बाद में सिर्फ फोकस ही रहता है कि मैं कैसे न कैसे पहुंच जाऊं और मैं आंसर दे दूं, है ना? सवाल भूल जाते हैं। मैं सवाल दोहरा देता हूं सर। बाबा साहेब फाल्के, यही था? कंफर्म? चलिए, बाबा साहेब नहीं सर, दादा साहेब है, ठीक है? इसलिए मैंने, क्योंकि मुझे पता था बाबा बाबा कर रहे थे, ठीक है? दादा साहेब है सर, दादा साहेब फाल्के, ठीक है? ओके, अब आते हैं। मैं वापस से, अपनी ऑडियंस भी कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं रिपीट कर देता हूं। मेरा सवाल था कि 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया? इन्होंने आंसर सही दिया था मोहनलाल। मोहनलाल को 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता हैं। इन्होंने बॉलीवुड की भी काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसे दादा साहब फाल्के की स्मृति में स्थापित किया गया है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी माना जाता है। यानी दादा साहब फाल्के की हम बात कर रहे हैं, इनको जनक भी माना जाता है। यह सम्मान 71 यानी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया, जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसको दिया गया। इस अवार्ड को जो है मोहनलाल जी को दिया गया। मोहनलाल ने लगभग 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनय किया है और उन्होंने मलयालम के साथ साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी मूवीज़ में भी अपना जो योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, वो दिया है। उनकी शानदार अभिनय क्षमता और भारतीय सिनेमा में लंबे समय तक दिए गए योगदान के कारण उन्हें इस प्रतिष्ठित जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। इनके लिए एक बार तालियां जोरदार वाली होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आपको मुझे उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। BEE किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? उधर नहीं आया हूं मैं, पीछे ना आ गया ना इधर, तो उनको पास ऑन कर दो पीछे जी। गलत था ना, कोई बात। मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अरे मेरे को आंसर सुनाई नहीं देगा, क्या बोल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपका नाम बताइए। नवीन यादव। नवीन, माइक दीजिए। सही जवाब है इनका? ये ऐसा मैंने पहली बार ऐसा किया कि इतनी दूर से मैंने, अब इनको अवार्ड ही पास ऑन कर दीजिए। सही जवाब है इनका, कर दीजिए इनको ताले एक बार जोरदार हो जाए। मनुष्य भगवान से डर, ताले जोरदार हो जाए एक बार। सब देख रहा है ऊपर वाला, अवार्ड रख के बैठ गया, दे नहीं रहा था पीछे, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब है इनका। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसके अंडर आता है BEE। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है। आपको बताना चाहता हूं इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ऊर्जा तीव्रता यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना और सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता व संरक्षण यानी एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। एक बार तालियां इस डिपार्टमेंट के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। चलिए अब एक सवाल मैं राजस्थान से ले रहा हूं। मैं आपको बहुत बड़ा हिंट दे चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आंसर आप पूरा दें और ढंग से दें। बहुत बड़ा हिंट दे चुका हूं, राजस्थान सवाल आ रहा है यानी जवाब में राजस्थान तो जरूर होगा। आपको मुझे ये बताना है कि 2026 में भारत का सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है और कहां स्थित है। आपको मुझे नाम बताना है उस सौर योजना का, जो सौर ऊर्जा है परियोजना, उसका नाम बताना है, कहां स्थित है वो बताना है। इधर आना मेरा कम हुआ है थोड़ा सा ना, वास्ता कम। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अपना ही दोस्त है जी। बड़ला सोलर पार्क और ये जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अपना नाम बताइए। दीपेश कुमावत। सही जवाब है इनका? सुना ही नहीं आदों ने तो ताले बजा दीजिए, सही जवाब है इनका।
जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बदला सोलर पार्क ये जगह का नाम है, यानी सोलर पार्क का नाम है, राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल सही आपने बताया। मैं राजस्थान का आपको हिंट दे चुका था, तो मानी हुई बात है कहीं ना कहीं राजस्थान से होना था। जोधपुर आपने बता दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना चाहता हूं कि सोलर पार्क भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में जो सोलर पार्क है उनमें सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट इसको माना जाता है। इसमें 2245 मेगावाट की कुल क्षमता और 14,000 एकड़ यानी 56 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ में यह थार रेगिस्तान में स्थित है। इतना बड़ा ये जो सोलर परियोजना है, इसके लिए तालियां जोरों से बजा दीजिए प्लीज। देखिए जिस तरह से क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को देखते हैं, निरंतर देखते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देख करके तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ जा कर के आंसर्स करते हैं। तो ये एंथुजियाज्म जो आप लेकर के आते हैं, जिस तरह से आप प्रिपरेशन करके आते हैं, उसके लिए मैं भी चाहूँगा कि मैं भी आपके लिए ताली बजाऊँ और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जितना क्रेडिट दूरदर्शन की टीम को जाता है इस लेजेंडरी प्रोग्राम को बहुत सालों से लेकर के आपके सामने आ रहा है, उतना ही क्रेडिट आपको भी जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आते हैं दूरदर्शन के इस कार्यक्रम को और हमेशा के लिए 4 चांद लगाते हैं। जाते जाते क्योंकि मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन हम एक रंगारंग प्रस्तुति को यहाँ पर एंजॉय करने वाले। लेकिन उससे पहले आप लोग, अगर आप भी चाहते हैं कि दूरदर्शन के आप कार्यक्रम में आएँ और प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हों, तो आप हमें वेव्स WAVES इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये एक स्मार्टफोन ऐप है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो या फिर आईफोन यूज़ करते हो, आप इस एप्लीकेशन को 24/7 डाउनलोड करके कंटेंट देख सकते हैं दूरदर्शन का। तो फिर मिलेंगे, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और आइए चलते हैं एक रंगारंग प्रस्तुति की तरफ। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए अपने लिए। कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर एंड कोलकाता।